उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के थाना बहरियाबाद क्षेत्र में एक गांव है। पेशे से अध्यापक दीपचंद राम अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के साथ साथ दो बेटे थे, सुरेश और सुरेंद्र, तथा दो बेटियां थीं। सब में बड़ी बेटी समझदार और खूबसूरत थी। वह दीपचंद और सुमन की लाडली थी। एक दिन सुबह करीब 9-10 बजे बड़ी लड़की खेतों पर जाने को कहकर घर से बाहर निकली और दोपहर के 1 बजे तक घर नहीं लौटी। दीपचंद और उसकी पत्नी को चिंता हुई। सियानी बेटे के इस तरह से गायब हो जाने से माँ बाप परेशान हो गए और उन्होंने आस पड़ोस में लड़की को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी लड़की रहस्यमय तरीके से कैसे लापता हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। मामला जवान बेटी से जुड़ा था, इसलिए संवेदनशील लड़की के पिता ने यह सोचकर इस बारे में किसी को नहीं बताया कि व्यर्थ में उंगलियां उठने लगेंगी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, लेकिन उसकी बड़ी लड़की घर नहीं लौटी। ऐसे में दीपचंद और सुमन की घबराहट और बेचैनी और बढ़नी स्वाभाविक ही थी। दोनों बेटी के बारे में सोच परेशान थे। उनकी बेचैनी और चंद्रा को ढूंढने की वजह से कुछ लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि उनकी बेटी गायब है। इसके फलस्वरूप धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई थी और गांव वाले उनकी बेटी के तरह तरह की बातें करने लगे थे। जब तक शाम तक उसकी बेटी का कोई पता नहीं चला तो दीपचंद गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर जो थाना लगता वहां का बहरियाबाद थाना पहुंचा। थाना प्रभारी, जिनका नाम समीम अली सिद्दीकी था, वहां पर मौजूद थे। जब दीपचंद अन्य लोगों के साथ थाने पहुंचा तब तक अंधेरा घिर आया था और थाना प्रभारी ने दीपचंद से रात में थाने आने का कहना पूछा कि दीपचंद ने कैसे आए हो। उन्होंने पूरी बात बता दी। मामला गंभीर था और दीपचंद की बातें सुनकर थाना प्रभारी ने एक लिखने के लिए सादा कागज दीपचंद को और बढ़ा दिया और तहरीर लिख कर देने के लिए कहा। दीपचंद ने तहरीर लिख कर दी। पुलिस ने दीपचंद की तहरीर पर उसकी बेटी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करके जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। अगली सुबह यदि उसी गांव का रहने वाला लल्लन यादव गांव के बाहर अपने खेत में जो पंपिंग सेट देखने के लिए पहुंचा और उसने अपने खेत पर एक पंपिंग सेट लगा रखा था और पैसे लेकर वह दूसरों के खेतों की सिंचाई किया करता था। खेतों में पहुंचकर लल्लन की नजर गेहूं की फसल पर पड़ी तो उसे कुछ अजीब सा लगा। खेतों के बीच में काफी दूर तक फसल रौंदी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी जानवर ने खेत में घुसकर उत्पात मचाया हो। पड़ताल करने के लिए लल्लन यादव अंदर पहुंच गया तो उसकी नजर जब बर्बाद हुई गेहूं की फसल पड़ी तो वह वहां का नजारा देखकर घबरा गया और वहां से भागा तो सीधा दीपचंद के घर जाकर रुका। दीपचंद जिस बेटी को 24 घंटे से तलाश कर रहा था, उसकी अर्धनग्न लाश लल्लन यादव के गेहूं के खेत में पड़ी थी। किसी ने उसके गले और पेट पर चाकू से अनगिनत वार करके मौत के घाट उतार दिया था और उसकी बेटी की लाश मिलते ही दीपचंद के घर में कोहराम मच गया और दीपचंद और गांव के तमाम लोग लल्लन के खेत पर जा पहुंचे, जहां उसकी बेटी उस बेटी की रक्त रंजिश लाश पड़ी थी। और चंदना की लाश देखकर गांव वालों ने अनुमान लगाया कि हत्यारे ने पहले दुष्कर्म करने के बाद में पहचान छुपाने के लिए उसकी निर्मम हत्या कर दी है। लोगों ने घटनास्थल देख अनुमान लगाया कि हत्यारों की संख्या 2 या 3 से कम नहीं होगी, क्योंकि काफी दूर तक गेहूं की फसल टूटी हुई पड़ी थी, बिछी हुई पड़ी थी। भीड़ में से किसी ने 100 नंबर पर फोन करके घटना की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। कंट्रोल रूम से वायरलेस सेट पर यह सूचना बहरियाबाद थाने को दी गई और इस घटना से गांव वाले काफी गुस्से में थे। उन लोगों ने लड़की की लाश लेकर बहरियाबाद और चिरैयाकोट मार्ग, जो गाजीपुर और मऊ मार्ग कहलाया जाता है, उस पर जाम लगा दिया। कंट्रोल रूम से दी गई सूचना के आधार पर बहरियाबाद थाना प्रभारी समीम अली सिद्दीकी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और पुलिस को देखते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। वे पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने लगे। थाना प्रभारी ने स्थिति का
नज़ारा देखते हुए कप्तान को फ़ोन करके फोर्स भेजने का आग्रह किया और पुलिस कप्तान ने तत्काल शहर सहित जिले के कई थानों के थाना प्रभारियों को मौके पर पहुंचने का आदेश दिया। वह खुद भी मौके पर पहुंच गए और कुछ ही देर में बहरियाबाद चिरायाकोट मार्ग पर खाकी की वर्दी नजर आने लगी और पुलिस ने पंचनामे के लिए लड़की की लाश लेने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को लाश देने से मना कर दिया। उनकी दो मांगें थीं। पहली मांग थी घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड को बुलाया जाए और दूसरी यह थी कि हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। गांव वालों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस कप्तान ने लोगों की पहली मांग पूरी करने में असमर्थता जताई क्योंकि जिले में डॉग स्क्वाड की कोई व्यवस्था नहीं थी। अलबत्ता उन्होंने प्रदर्शनकारियों की दूसरी मांग पूरी करने का भरोसा देते हुए वादा किया कि हत्यारे को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसपी वर्मा के आश्वासन पर गांव वाले शांत हुए और पुलिस ने जल्दी पंचनामा भरकर लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दी और इसके साथ ही अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। घटना की तफ्तीश की जिम्मेदारी थाना प्रभारी समीम अली सिद्दीकी को सौंपी गई। चंदना, जो लड़की का नाम था, उसकी हत्या किसने और क्यों की, पुलिस के लिए यह गुत्थी सुलझाना आसान नहीं था और थाना प्रभारी ने सबसे पहले घटना स्थल का दौरा किया और फिर मृतक लड़की के घर जाकर उसके पिता दीपचंद से पूछताछ की। दीपचंद ने थाना प्रभारी को बताया कि उसकी या उसकी बेटी की किसी से कोई अदावत या लड़ाई झगड़ा दुश्मनी नहीं थी। वैसे भी उसकी बेटी अपने काम से मतलब रखती थी और वह किसी घर भी नहीं जाया करती थी, ना ही उठती बैठती थी। उसकी लड़की की हत्याकांड की गुत्थी काफ़ी उलझी हुई थी। जांच अधिकारी के लिए यह मामला काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। उधर लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी और रिपोर्ट में बताया गया था उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। उसकी मौत का कारण अत्यधिक ब्लड बहना बताया गया था। थाना प्रभारी ने उस लड़की हत्याकांड का खुलासा करने के लिए कई मुखबिर लगा दिए थे और इसी बीच जांच के दौरान उन्हें पता चला कि लड़की अपने पास एक मोबाइल फ़ोन रखती थी और सबसे छिपा कर किसी से अक्सर बातें करती थी। यह बात लड़की के अलावा कोई नहीं जानता था। लड़की, उसकी छोटी बहन काफ़ी छोटी थी जो उसके बारे में जानती थी। थाना प्रभारी ने सोचा कि अगर उससे डरा धमका कर पूछताछ की जाएगी तो वह डर जाएगी और फिर शायद ही कुछ बता पाए, इसलिए उसे बड़े प्यार और मनोवैज्ञानिक तरीके से बात करनी जरूरी थी। क्या करना है यह फैसला करके वह दीपचंद के घर पहुंचते हैं। पुलिस के हत्थे लड़की का मोबाइल फ़ोन उन्होंने, जो छोटी लड़की थी, उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए बोला कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। लड़की ने डरते हुए कहा मेरा नाम वंदना है। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? जो छोटी बच्ची थी जो छठी क्लास पढ़ती है उसने, चौथी क्लास में पढ़ती, उसने कहा चौथी क्लास में पढ़ती हूँ मैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीदी अपने पास एक मोबाइल रखती थी? वह मोबाइल कहाँ बेटा? लड़की बोलती है जी सर, मुझे पता है दीदी अपने पास एक मोबाइल रखती थी और यह भी पता है कि वह उसे कहाँ छिपा कर रखती थी। जो छोटी लड़की जिसका नाम वंदना था, वंदना ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया। इंस्पेक्टर मालूम पड़ते कि बताओ वह मोबाइल कहाँ छिपा कर रखती थी बेटा? थाना प्रभारी ने बड़े ही प्यार से उस लड़की के सिर्फ सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। लड़की बोलती है अभी लाती हूँ अंकल जी। फिर वह भागती हुई कमरे में गई और बक्से से मोबाइल फ़ोन निकाल कर ले आई और उसने मोबाइल थाना प्रभारी के हाथों में दे दिया। यह देखकर दीपचंद और उसकी पत्नी बहुत चक्के रह गए और पता नहीं था कि उनकी बेटी उनकी नाक के नीचे क्या गुल खिला रही थी।
घर वालों को पता ही नहीं था कि छोटी बेटी भी उसके साथ मिली हुई थी और माँ बाप माथा पकड़कर नीचे बैठ गए। बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन किस किस से बात करती थी? थाना प्रभारी ने वंदना के से अगला सवाल पूछा। सर, मुझे उसका नाम तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि दीदी छिप छिप कर किसी से बात करती थी। मैंने उसे कई बार बातें करते हुए देखा है। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जा सकती हो। इसके बाद आगे का पता तो मैं खुद लगा लूंगा, उन्होंने कहा। और मृतक लड़के का मोबाइल फोन लेकर इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं। थाना प्रभारी समीम सिद्दीकी के पास हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए मोबाइल ही आखिरी सहारा था और उन्होंने लड़की के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि घटना वाले दिन सुबह लड़की के फोन पर 9:30 बजे के करीब आखिरी कॉल आई थी और उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। जिस नंबर से लड़की को आखिरी कॉल आई थी उस नंबर के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि वह नंबर मऊनाथ भंजन जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के गांव उमनपुर निवासी विवेक कुमार चौहान का था। उस नंबर पर लड़की की काफी लंबी लंबी बातें होती थी और पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि मामला प्रेम प्रसंग का था और इसी प्रेम प्रसंग के चक्कर में उसकी हत्या हुई थी। जांच अधिकारी समीम अली ने दीपचंद को थाने बुलाकर विवेक कुमार चौहान के बारे में पूछताछ की तो दीपचंद विवेक का नाम सुनकर चौंक गया और उसने बताया कि विवेक उसके पड़ोस में रहने वाले रामधनी का नाती है। वह अक्सर अपने नाना नानी से मिलने ननिहाल आता रहता था और वह जब भी यहाँ आता था तो मेरे घर पर भी सबसे मिलकर जरूर जाता था और वह बहुत सीधा साधा लड़का है। कोर्ट डिटेल्स के आधार पर विवेक शक के दायरे में आ चुका था और घटना वाले दिन से उसका भी मोबाइल बंद था, लेकिन घटना वाले दिन उसके सेल फोन की लोकेशन घटना स्थल पर ही थी। इस वजह से विवेक शक के दायरे में आ गया और थाना प्रभारी समीम अली सिद्दीकी गाजीपुर से पुलिस फोर्स लेकर मऊनाथ भंजन पहुंचे और मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र की पुलिस की मदद से उन्होंने उमर पर स्थित विवेक के घर पर दबिश दी और संयोग से विवेक घर पर ही था। पुलिस उसे हिरासत में लेकर गाजीपुर ले आई और फिर उसने उसे बहरियाबाद थाने ले जाकर उससे कड़ाई से पूछताछ की। सख्ती से घबराकर उसने सब कुछ बता दिया और अपना जुर्म कबूलते हुए उसने पुलिस को जो बताया वो पता चला कि जो लड़की थी उसकी प्रेमिका थी और उसी ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या की थी और उसने यह भी बताया कि उसने हत्या में प्रयुक्त चाकू छिपा दिया था और विवेक ने सिलसिलेवार पूरी कहानी ही बता दी और थाना प्रभारी ने विवेक की निशानदेही पर सल्लल्लन के खेत से चाकू बरामद कर लिया और आरोपी विवेक से पूछताछ के बाद कहानी कुछ इस तरह पता चली। 21 वर्षीय जो दीपन की लड़की थी बहुत ही खूबसूरत तो ही ऊपर से चंचल भी थी और उसके पड़ोस में रामधनी चौहान का घर था और रामधनी भले ही दीपचंद की जाति के नहीं थे लेकिन रामधनी के घर से दीपचंद के परिवार जैसे अच्छे संबंध थे। रामधनी घर पर जब भी कोई मेहमान आता था तो दीपचंद उसे बुलाकर अपने घर ले जाता और जमकर स्वागत करता और दीपचंद के मेहमान नवाजी से मेहमान का दिल खुश हो रहता था। और रामधनी की बेटी का एक बेटा था जिसका नाम था विवेक कुमार चौहान था। 21-22 वर्षीय विवेक कभी कभार नाना नानी के घर उनके गांव आया करता था। 3 साल पहले की बात है कि जब विवेक इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था उन्हीं दिनों उसके ननिहाल में शादी थी और परिवार के साथ विवेक भी आया हुआ था। वहां उसे मामा के घर सप्ताह भर रहना था और घर वालों के साथ दीपचंद भी शादी में शामिल हुआ और उनकी लड़की भी शामिल हुई जो ही बहुत खूबसूरत थी और वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लेती थी तो और भी सुंदर लगती थी। और उस दिन भी उस लड़की ने सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी थी। इस पोशाक में वह सबसे अलग और बहुत खूबसूरत लग रही थी। अचानक उस पर विवेक की नज़र पड़ गई और उसे कुछ देर
पलक निहारता रह गया और थोड़ी देर बाद लड़की उसकी नज़रों के सामने से ओझल हो गई और उसकी आंखें उसे इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पहली ही नज़र में विवेक के दिल में वह लड़की घर कर गई थी और उस दिन के बाद से विवेक वो लड़की के करीब जाने के लिए बेताब रहने लगा। वैसे भी उसके लिए दीप के घर अनजाने की पूरी छूट थी, जाने और न जाने की पूरी छूट थी। और जब भी मौका मिलता वह दीपचंद के घर चला जाता और घंटों लड़की के साथ बिताता। चूंकि लड़की के पिता दीपचंद अध्यापक थे, इसलिए उनका दिन में स्कूल में ही बीतता था और बच्चे स्कूल चले जाते थे। लड़की की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए वह उसकी माँ सुमन घर पर ही रहती थी। सुमन को विवेक के बारे में मिलने पर कोई ऐतराज नहीं था और वह सोचती थी कि विवेक बहुत सीधा साधा लड़का और नेकदिल युवक है, वह कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे दोनों परिवार वालों को बदनामी झेलनी पड़े। विवेक जब भी लड़की के पास बैठता था वह दीवान की भरी नजरों से निहारता था। लड़की को विवेक का ऐसा देखना अच्छा लगता था। उसके मन में भीतर ही एक अजीब सी गुदगुदी होती थी और धीरे धीरे लड़की भी विवेक को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। आंखों के रास्ते दोनों के ने एक दूसरे के दिलों में अपना मुकाम बना लिया था और यह भी कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। और जब दिलों की बात हुई तो मौका देखकर दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। एक हफ्ते बाद विवेक अपने परिवार के साथ घर लौट जाता है और विवेक अपने घर तो लौट गया, लेकिन उसका दिल, उसका चैन, उसका करार सब कुछ लड़की के पास रह गया था और लड़की के बगैर विवेक का मन नहीं लग रहा था। तो वह उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। विवेक यही सोच रहा था कि चंदना से कैसे मिले और कैसे बात करें। उधर लड़की का भी यही हाल था। विवेक के लिए वह तड़प रही थी और लड़की के पास सेल फोन भी नहीं था जो फोन करके विवेक के बारे में पता कर लेती। मोहब्बत की आग दोनों तरफ बरकरार लगी हुई थी। विवेक से जब लड़की की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो वह माँ बाप से झूठ बोलकर नाना नानी से मिलने के बहाने गांव चला गया और गांव आते हुए रास्ते में उसने लड़की के उपहार देने के लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और उसने सोचा कि लड़की के पास सेल फोन होगा तो वह बात करने में आसानी रहेगी। विवेक नानी के गांव यानी लड़की के गांव पहुंचा तो उसे देखकर नाना नानी खुश हुए। उन्हें क्या पता था कि वह उनसे मिलने नहीं आया, वह तो अपनी प्रेमिका से मिलने आया। नाना नानी से मिलना तो एक बहाना था और नाना नानी से मिलने के बाद विवेक तुरंत ही लड़की के घर गया और घर में लड़की और उसकी माँ ही थी। वह विवेक को देखते ही लड़की का चेहरा खिल उठता है। वह उसे हसरत भरी नज़रों से देखती रही और विवेक से वह कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन माँ के डर से कुछ नहीं बोल पाई और मुँह से भले ही कुछ ना सही पर इशारों में दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। और वैसे भी जब दो प्रेमी दिल की गहराई से एक दूसरे को प्यार करते हैं तो उन्हें अपनी बात कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। नाश्ता वगैरह करने के बाद विवेक जब घर से निकलने लगा तो लड़की उसे विदा करने के लिए कमरे से बाहर आई। तभी उसने झटके में मोबाइल फ़ोन उसके हाथों में दे दिया और बोला, यह तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लड़की ने झट से फ़ोन अपनी समीज के अंदर रख लिया और ताकि कोई देख ना सके और उस रात विवेक नाना के घर पर ही रुक गया। अगली सुबह वह अपने घर मौनाथ भंजन लौट आया और फिर फ़ोन मिल जाने से दोनों के बीच की दूरियां मिट गईं और भले ही एक दूसरे की सूरत नहीं देख पा रहे थे, लेकिन प्यार भरी मीठी मीठी बातें करके अपने दिल को तसल्ली दे लेते। एक दिन लड़की की छोटी बहन वंदना ने उसे फ़ोन पर किसी से बात करते सुन लिया। उसने जब इस बारे में बहन से पूछा तो वह घबरा गई और उसने वंदना को इसके बारे में किसी से कुछ भी न बताने को कहा तो वह मान गई। वंदना ने वाकई में किसी से कुछ नहीं बताया। हाँ, जो बड़ी लड़की ने उसे यह भी नहीं बताया कि वह किससे और क्यों बात करती है। और धीरे धीरे दोनों का प्रेम जमा होता रहा और वे अपने प्यार को लेकर भविष्य के सुनहरे सपने सजाने लगे।
रेत के ढेर पर ख्वाबों का आशियाना बनाने लगे। इसी बीच इन प्रेमियों के साथ एक नई घटना घट गई और पता नहीं दोनों के प्यार को किसकी नज़र लग गई थी। विवेक ने महसूस किया कि अब लड़की उसे पहले जैसा प्यार नहीं कर रही है और पता नहीं क्यों वह उससे कटने लगी थी। और पहले वह विवेक के फ़ोन पर घंटी बजते ही कॉल रिसीव कर लेती थी, पर अब लगातार फ़ोन की घंटियाँ बजती रहती थी। न तो लड़की कॉल रिसीव करती थी और न ही मिस कॉल करती थी। चंद्रा के इस व्यवहार पर विवेक को गुस्सा आता था और हद तो तब हो गई जब विवेक लड़की को कॉल करता तो वह अक्सर दूसरी कॉल पर व्यस्त रहती थी। जब भी उसने उसको कॉल मिलाया तो अन्य कॉल पर वह बिजी रहती थी और उसकी कॉल को नहीं उठाती थी। विवेक का शक पुख्ता हो गया था कि लड़की किसी न किसी के साथ संबंध बना चुकी है और इसलिए वह उससे कटी कटी से रहने लगी है। और इस बात को लेकर वह लड़की और विवेक के बीच विवाद हो गया और विवाद ने उसने भला बुरा कह दिया और उसके बाद लड़की ने विवेक से बात करनी बंद कर दी। बाद में विवेक ने किसी तरह लड़की को मना लिया और उससे माफ़ी मांग ली और उसने वादा किया कि अब दोबारा उससे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लड़की से माफ़ी मांगकर विवेक ने एक पैंतरा चला। उसने सोच लिया था कि अगर लड़की उसकी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। इसलिए उसने लड़की से माफ़ी मांगकर उसे अपने विश्वास में लिया ताकि कभी बुलाने पर वह उसकी बात सुन ले और प्यार में अंधी लड़की को इस बात का तनिक भी भान नहीं था, भनक नहीं थी कि विवेक उसके पीठ पीछे क्या षड्यंत्र रच रहा है। विवेक ईर्ष्या की आग में जल रहा था और वह दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था कि लड़की उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। आखिर विवेक ने उसकी हत्या की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद विवेक बाजार जाकर एक फलदार चाकू खरीद लाया और उसे अपने बैग में छिपा लिया और 16 मार्च की सुबह विवेक माँ से नानी के घर जाने को कहकर घर से निकला और बस स्टैंड पर जा पहुंचा और वहां से वह गाजीपुर जाने वाली एक सरकारी बस में बैठ गया। और गाजीपुर पहुंचने के बाद उसने लड़की को फ़ोन करके बताया कि वह मिलने आ रहा है, गांव के बाहर लल्लन याना के खेत के पास पहुंचो, कुछ ज़रूरी बात करनी है। विवेक का फोन आने के बाद लड़की माँ से खेतों पर जाने की बात कहकर विवेक के बताए स्थान पर जाने के लिए चल दी। चंद्रा को क्या पता था कि जो उससे मिलने आ रहा था वह उसका वफादार प्रेमी नहीं बल्कि उसकी मौत है। और 9:30 बजे के करीब लड़की लल्लन यादव के खेत पर पहुंच गई और वहां खेत के चारों ओर दूर दूर तक कोई नहीं था। तब तक विवेक भी पहुंच गया था और प्रेमिका को देखकर विवेक होले से मुस्कुराया तो चंद्रा ने भी उसी अंदाज में मुस्कुरा कर जवाब दिया। और फिर चंद्रा ने उसके बुलाने की बजाय पहुंची तो विवेक गुस्से से लाल हो गया और उसे भद्दी भद्दी गालियां देते हुए बोला, मैंने तुम्हारे लिए खुद को बर्बाद कर दिया, तुम पर पानी की तरह पैसा बहाया, तुमने बदले में मुझे दिया तो सिर्फ बेवफाई दी है। मेरे प्यार को ठुकरा कर दूसरों की बाहों में रंगरलियां मना रही हो, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। लड़की इससे पहले कुछ समझ पाती, इससे पहले ही विवेक ने बैग से चाकू निकाला और उसी गर्दन पर वार कर दिया। लड़की हवा में लहराती हुई जमीन पर गिरी और उसके बाद विवेक तब तक उसके पेट और गर्दन पर वार करता रहा जब तक कि उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। चंदन की जो लड़की की निर्मम हत्या करने के बाद विवेक उसकी लाश घसीटते हुए गांव के खेत में ले गया और लाश को ठिकाने लगाकर आराम से अपने घर लौट आया। विवेक ने जिस चालाकी और सफाई से काम किया था उसे देखकर उसे लगा था कि पुलिस उस वक्त तक कभी नहीं पहुंच सकती, लेकिन पुलिस ने उसकी सोच पर पानी फेर दिया और जिस शक की आग में वह जल रहा था उसी शक की आग ने उसे खाक में मिला दिया। और प्यार का यह मतलब नहीं होता कि किसी की निर्मम तरीके से हत्या कर दें। विवेक अगर समझदारी से काम लेता तो शायद आज वह लड़की इस दुनिया में सांस ले रही होती, लेकिन एक शक की चिंगारी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया।
इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको सतर्क करना है, आपको सावधान करना है। अपने बच्चों को देखें, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही